नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्जाम चल रहा है। आज है 30 अगस्त और पहले शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम शिफ्ट 1 में आए मैथ्स का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है, जिससे कि अगली शिफ्ट वाले बच्चे जो हैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छे और एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं 30 अगस्त शिफ्ट 1 में पहला क्वेश्चन मैथ्स का क्या आया था। पहला क्वेश्चन कहता है कि P और Q का अनुपात हमको जो दे रखा है वो 5:6 दे रखा है। Q और R का अनुपात जो हमको दिया है वो 14:15 दिया है। तो देखिए Q का जो है बराबर कर लेते हैं। 6 और 14 को अगर बराबर करने के लिए हमें 42 बनाना पड़ेगा, इनका एलसीएम होता है 42। तो यहाँ दोनों को हम 7 से इंटू कर लेंगे, इधर हम दोनों को 3 से इंटू कर लेंगे। तो P अनुपात Q अनुपात अगर हम R देखें, वैसे हमें ये नहीं देखना, हम सीधा देखेंगे P अनुपात R कितना हो जाएगा हमारा। तो P हमारा आ रहा है 35, 7 पंजे 35 हो जाता है, और ये 15 तिया 45। तो ये 5 से 7 बारी में और ये 5 से 9 बारी में। तो P अनुपात R जो है हमारा 7:9 हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बस जो है कोयम्बतूर जा रही है कोची से। अगर वो किसी 4 स्टॉप पे 15 मिनट के लिए रुकती है, हर एक स्टॉप पे मान लेते हैं वो 4 स्टॉप पे रुकती है और हर स्टॉप पे 15 मिनट के लिए रुकती है, तो उसकी जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो बिना रुके अगर सीधा कोची से कोयम्बतूर जाए तो उसकी स्पीड आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें डिस्टेंस बताना है, कोयम्बतूर से कोची का क्या डिस्टेंस है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ जा रही है, ये क्या है हमारा कोची, और ये आ गया हमारा कोयम्बतूर। ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है। यदि बस यहाँ से रुक रुक के जाती है, रुक रुक के, तो उसकी स्पीड आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाती है तो उसकी स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन हो जाता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, विपरीत हो जाती है समय के। तो अगर यहाँ पे हम इनकी स्पीड का अनुपात निकालेंगे तो पहले अगर 50 था अनुपात रुकने के साथ और बिना रुके 60 था, तो जब इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 5:6 हो जाएगा। तो इनका टाइम का अनुपात कितना उल्टा हो जाता है? 6:5। तो देखिए यहाँ पे जो ये एक का बढ़त आ रही है, यानी एक का जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है कि वो 4 स्टॉप पे 4 स्टेशन पे 15 मिनट हर स्टेशन पे रुकते हुए जा रही है, यानी कि वो 60 मिनट रुक रही है। इस 60 मिनट को हम 1 घंटा कह सकते हैं। ठीक है, तो इस 5 को अगर हम 1 से गुना कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 घंटे। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें कि स्पीड कितनी थी उसकी बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और चल टाइम कितना ले रही है वो 5 घंटे, तो इनका दूरी कितनी आ गई? 300 किलोमीटर। तो कोची से कोयम्बतूर की डिस्टेंस कितनी आ गई? 300 किलोमीटर, जो कि उत्तर हमारा ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक पाई चार्ट वाला बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है कि सन 2000 के अंदर और 2001 के अंदर ये डिफरेंट कार मैन्युफैक्चर की गई है, PQRSTU, है ना। 2000 के अंदर टोटल कार जो मैन्युफैक्चर की गई है वो कितनी की गई है? 3.5 लाख। और इसके अंदर जो की गई है 2021 के अंदर टोटल कार वो 4,40,000। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि P परसेंटेज ऑफ कार, यानी कि P जितनी कार 2021 पे बनाई गई थी वो किसके बराबर हो जाए? वो 2000 में बनाई गई कार के प्रतिशत के बराबर हो जाए। तो हमें बताना है तो 2001 में कितनी कार बनी होती। यानी कि मान लेते हैं कि इस 2001 में जो P बनी है वो इतनी ना बन के सिर्फ इतनी ही बनी होती, तो ये कितनी? 30%। तो यानी कि 30% हमको निकालना है। किसका निकालना है? अब 2001 में 2001 में कितनी कार बनी है? 4,40,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4,40,000। इसका हमें कितना? 30% निकालना है। तो देखिए ये 2% के साइन से 2 जीरो चला गया, ये 2 जीरो इधर का आ गया, 1 जीरो इधर आ गया, 3 जो का 12, 12 और 1 13। तो 1,32,000 गाड़ियां ये बनी होती यदि वो P 2000 के हिसाब से ही P की कार प्रोड्यूस हुई होती तो 2001 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आ जाएगा, 1,32,000। आशा करता हूँ आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी DI का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, प्रचार प्रसार के ऊपर जो खर्चा है वो 2.55 करोड़ रुपए है। कितना? 2.55 करोड़ रुपए है। यानी कि जो 15% की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमको? 2.55 करोड़। तो 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं, तो इस पॉइंट से 2 जीरो कट गए तो कितने बचे हमारे पास? 5, है ना। ये हो गया। अब ये पूछता क्या है कि हमें ये किसकी वैल्यू बतानी है? हमें वैल्यू बतानी है
डिफरेंस बताना है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस, यानी कि इस 10% और इस 7.5% का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। तो यानी हमें 2.5% की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ से हम 5% की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8, 5 और ये 3, 2, 5, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2.5% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 2.5% के लिए निकालने के लिए हम इसको 0.5 से इंटू कर देते हैं, इसको भी हम 0.5 से इंटू कर देंगे। तो देखिए एक पॉइंट से ये 1 0 चला गया, तो ये 3 और 1 4 0, 3 और 1 के 4 0, 5 5 25, 8 25 40, 2 42, यानी कि ये कितना हो गया, 2.5% की वैल्यू हो गई ये हमारे पास 4,25,000। तो अगर हम इसको बोले तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 42.5 लैक्स बोल सकते हैं। 3 और 2 जीरो के बाद, अगर 5 जीरो के बाद हम डेसिमल लगा दें, है ना, तो यानी कि कितना आ गया हमारा 42.5 लाख। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 8:7 दे रखी है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान को इस मैदान के परिरित परिमाप के अनुदेश 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति से 2.5 मिनट के एक चक्कर पूरा करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए हम कैसे करेंगे कि जो डिस्टेंस होता है वो, जैसा कि हम जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये स्पीड क्या है इसकी 28.8। अब यहाँ पे सब मीटर की बात हो रही है, तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 15/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये 2.5 मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से गुना कर लेंगे। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो ये एक जीरो नीचे आ जाएगा यहाँ से। देखिए ये 10 से ये जीरो चला गया, 5 से ये 2 बारी में चला जाएगा, और ये 18 से कितनी बारी में चला गया, ये 18 से ये 16 बारी में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 से यहाँ 8 बारी में भी चला गया। तो देखिए ये 25 को अगर 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200, और फिर ये 6, तो ये 1200 मीटर की दूरी आ गई। अब ये 1200 मीटर की दूरी क्या है, ये 1200 मीटर की दूरी है, इसका ये पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो इसमें दे रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये कितना दे रखा है, ये इसकी लंबाई 8 यूनिट और चौड़ाई 7 यूनिट दे रखी है। तो ये 15x की वैल्यू अगर हम मान ले, ये कितनी आ गई हमारे पास, वो भी दुगनी, कितना दुगना, ये आ गया हमारे पास 1200 मीटर। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ से x निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 15 दूनी 30 हो गया, 30 से ये 4 बारी में चला जाएगा, x जो है हमारा यहाँ से 40 आ गया। अब एरिया अगर बोल रहे हैं, ये एरिया निकालने के लिए, तो लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया निकालने के लिए लेंथ कितनी है, 8x है ना, 8 गुना 40, 8 गुना 40, फिर इधर गुना कर लेंगे हम 7 गुना 40। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ से निकाले तो ये कितना आ जाएगा 56। अगर हम देखें यहाँ पे 7 का मल्टीपल देख लेते हैं, ऑप्शन में कोई 7 का मल्टीपल है क्या, देखिए ये 7 का मल्टीपल है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 एकम 7, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 7 2 28, और ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो यानी कि सिर्फ एकमात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है, तो हम इसको आगे कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने भी एग्जाम में ऐसे किया होगा, और आगे भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए ऐसे, तो उनको आपको ऐसे ही करना है, सॉल्व नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर जैसे जैसे ऑपरेटर बताता है करने के लिए वैसे ही हमें करना है। तो देखिए हमें किसमें ऑपरेशंस लगाने, ये हमको लगाने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हम सॉल्व करते हैं कि 2 @ 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक है ना, अब यहाँ हमारा 7, 3 और ये वाला ऑपरेटर 7, तो इस वाले ऑपरेटर में वो क्या रहा है, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो 370 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपका भी यही आंसर रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टोटल जनसंख्या सारे स्टेट की वो कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। इसमें मर्द और महिला का अनुपात जो है इस हिसाब से दे रखा है। पढ़े लिखे और अनपढ़ जो होते हैं उनका जो इस तरीके से दे रखा है, और डेटा और पॉपुलेशन जो है हमें ये परसेंटेज में दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर टोटल पॉपुलेशन निकालनी है मेल्स की, वो भी किसके ऊपर,
परसेंटेज निकालनी है टोटल पॉपुलेशन स्टेट टुगेदर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन, यानी कि सभी स्टेट की पॉपुलेशन में से मेल की पॉपुलेशन क्या है, कौन कौन से स्टेट की, ए और बी और डी की। तो देखिए ए की अगर हम बात करेंगे तो कितनी आ जाएगा, मेल कितने हैं 5 और टोटल कितना है 8। अब ये कितने में से है, ये 25% है किसका, ये 25% है इसका। तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, एक बार लिखते हैं यहाँ पे और फिर देखिए हम क्या करते हैं। ए ये हो गया, बी की बात इधर हो गई, बी में मेल कितने हैं 3 और टोटल मिला के कितने हो जाते हैं 3/4 और ये भी किसके 20% के, ये हो गए हमारे 20%, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब अगर हम डी की बात करें तो डी में 3 मेल हैं टोटल 8 पे और ये कितना परसेंट पे 12% पे, ठीक है ना, तो इनटू कर लेंगे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको इससे काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.125, ठीक है ना, ये 4 से ये 5 बारी में चला जाएगा, 8 से ये हमारा कितनी बारी में चला जाएगा, ये 1.5 बारी में चला जाएगा। तो जब हम 5 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 से जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15.625, ठीक है, और ये 3 से इधर गुना करेंगे तो ये 5 15 आ जाता है और इधर 3 से इसको करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये 5 2 6 5 11 5 3 15 और इधर आ जाएगा हमारा 1 2 और 1 ये 3। तो देखिए ये हमारा कितना आंसर आ गया 35.1। तो यानी ऑप्शन बी ही हमारा इसका सही आंसर। अब सोचेंगे इसका क्या है, इसका ये होगा कि जब हम ऐड करेंगे इन सबको तो ये हमारा सब जगह से कॉमन आ जाएगा। अब ये जब सब जगह से कॉमन आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में भी हमको टोटल पॉपुलेशन पूरी जनसंख्या कितनी है उसके ऊपर परसेंटेज निकालना है, तो टोटल पॉपुलेशन नीचे आ जाएगी वही चीज सेम, तो ये इससे ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसलिए हमने इसको लिखने की जरूरत नहीं थी एग्जाम के अंदर, है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको ऐड कर दिया। तो 35.125 जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूं आपने भी ऐसे किया होगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अप्रोक्सीमेट डिग्री बतानी है सेंट्रल एंगल की, किसकी, कॉर्पोरेट्स की, कॉर्पोरेट सेक्टर की। अब यहाँ पे देखिए 100% की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है। अब यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर 34% है, तो इस 34% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए 360 अपॉन में 100 हो गया इंटू 334। तो जब हम 36 को 34 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 1224 आ जाएगा और नीचे 10 है तो यहाँ 10 हटेगा तो एक पॉइंट के ए बी से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 122.4 डिग्री। तो इसके आसपास कौन सा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का था, आशा करता हूँ ये सही रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु की मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो 40% का पहले मतलब समझिए कि 2 का अधिक 5 पे होना, तो मान लेते हैं ये उसकी अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो यानी कि अगर उसकी क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य उससे 2 ज्यादा यानी 7 हो गई। उसके बाद कहता है क्या कि तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ, तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसको हम देखें तो 3 का लाभ 25 पे। तो अगर मान लेते हैं कोई क्रय मूल्य 5 का था तो उस पर 3 का लाभ यानी इसने 28 पे बेच दी होगी। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य 5 है और यहाँ 25 है, तो इधर जो है दोनों 25 करने के लिए 2 से 5 से इंटू कर लेते हैं। तो देखिए ये 5 हो गया, 35 हो गया, 7 पंजे। अब ये क्या पूछता है, तो छूट दर निकालनी है हमें। तो देखिए 35 की चीज उसने 28 में दी, तो यानी कि 7 की छूट दी है किसमें 35 पे, 7 की छूट 35 पे दी है और 100 से गुणा कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 5 आ जाएगा और ये 5 से 20 बारी में, तो उसका सही उत्तर 20% आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपने भी ऐसे किया होगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 1700 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए पे बेचना होगा। तो जैसे मान लीजिए क्या है कि कॉस्ट प्राइस उसका क्रय मूल्य के 85% पे उसने बेचा होगा, अगर परसेंट का साइन हटाते तो नीचे 100 आ जाता है, तो वो कितने का बिका 1700 रुपए का। 85% क्यों, क्योंकि उसको 15% की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य के 85% पे उसने बेच दिया। तो देखिए 17 से ये एक बारी में, 17 से ये 5 बारी में, 5 से ये 20 बारी में चला जाएगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 2000। तो अब विक्रय मूल्य देखिए कि इस 2000 को वो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 120% पे बेच देगा, ठीक है ना। ये 2 जीरो से ये 2 चला गया तो ये आ गया हमारा 2400, तो यानी कि वो 2400 रुपए में उसको बेच देगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख, अगला प्रश्न कहता है एक परीक्षा में आज छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 है और अन्य 9 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक जो है उसका औसत इतना है। तो इनका जोड़ अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये 40, तो 40.8 आ गया। यहाँ से इसका अगर हम जोड़ निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 61.2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो एवरेज होता है वो सम अपॉन नंबर के बराबर होता है, तो सम निकालने के लिए एवरेज को नंबर से गुणा कर लेंगे। तो ये एवरेज था और ये हमारा नंबर था जितने छात्र थे।
तो इनका गुणा कर लेंगे तो ये आ गया हमारा। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 102। अब इस 102 को डिवाइड कर देना है कितने पे, 17 पे। 17 से सीधा सीधा ये 6 बारी में चला जाएगा, तो कुल मिला के इनका औसत आ जाएगा पूरी क्लास का वो 6। इसका डी ऑप्शन सही था। आपका भी डी ऑप्शन ही रहा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 7 क्रमागत जो पूर्णांक जो औसत है उसका कितना है, 126। देखिए मान लेते हैं ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी लगातार एक ये नंबर है, ठीक है ना, जिसमें से इसका औसत यानी कि पहले 3 और आखिरी 3 हटा दिया जाए तो ये बीच वाला नंबर ये कितना दे रखा है, 126। क्योंकि औसत एवरेज जो है मिडिल वैल्यू होती है। तो अब ये पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होगा धनात्मक क्या होगा। तो देखिए ये 7 लगातार जो है धनात्मक है, तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये 125, ये 124 और ये 123। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 123। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। यदि 10 लीटर दूध और 10 लीटर ही पानी मिला दिया जाए तो उनका अनुपात बढ़ के कितना हो जाता है, उनका अनुपात बढ़ के 4:5 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही जगह 1 बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 लीटर। अब ये पूछता है स्टार्टिंग में मिक्सचर यानी कि प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था। तो यहाँ 7 है, 7 को भी 10 से गुना कर लेंगे तो 70 लीटर प्रारंभ में था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 70 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो हैवी ड्यूटी, दो स्टील की भारी खंड यानी कि ईंट दे रखी है। यदि बी, ए और बी, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। देखिए मान लीजिए ये ए है ना, अब यहाँ ए और बी दोनों मिला दिया जाए, 60% बढ़ गया। 60% बढ़ने का मतलब क्या है, अगर यहाँ 100 था तो ये कितना हो गया, 160। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 8:5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कहता है यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी की कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। देखिए ए और बी का कुल वजन कितना है, 8, ठीक है ना, और 5 का, ए का वजन कितना है 5, तो बी का कितना रहा होगा 3। तो ये कुल वजन यानी 8 में से 3 का वजन हटा देते हैं। तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। 4 से ये 2 बारी में, ये 25 बारी में चला गया। तो 25 से 75/2 होता है। तो इसको जब हम काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 37.5%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 37.5%। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है तो हमें ब्याज दर निकालना है। तो देखिए एक की चीज 4 हो गई, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है हमको, यहाँ पे टाइम 20 साल दे रखा है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हमारा 3। तो यानी कि 20 साल के अंदर 3 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, 3 यूनिट का। तो 1 साल पे कितना मिलेगा उसको, 3/20 का, ठीक है ना। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का मिला हुआ ब्याज यानी कि, है ना, 1 साल का मिला ब्याज अपॉन प्रिंसिपल यानी मूलधन जो था वो ये था 1, ठीक है। अब परसेंटेज या प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर लेते हैं। तो 20 से ये 5 बारी में चला गया तो ये कितना आ गया हमारा 15%। तो इसका ब्याज दर कितना रहा होगा, 15%, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। देखिए मान लेते हैं ये क्रय मूल्य हो गया, तो अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 10% की छूट देनी है तो 10% की छूट का मतलब क्या है, एक की छूट 10 पे, तो ये कोई 10 की चीज 9 पे दे दी गई, ठीक है। अब 8% का लाभ, तो 8% का लाभ अगर हम देखें, 2 का लाभ 25 पे, है ना। अगर 25 रुपए की कोई चीज होगी तो 2 का लाभ यानी कि 27 पे उसे बेच दी गई। अब यहाँ पे 9 है या 27 है, तो उसको बराबर करने के लिए, 27 करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये 30 हो गया। तो ये कहता है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा है। तो देखिए 5 ज्यादा है ना, 5 ज्यादा है किस पे, 25 पे। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 से ये 5 बारी में चला जाएगा, 5 से ये 20 बारी में। तो यानी कि 20% जो है ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से अंकित मूल्य। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी के आयु का अनुपात जो है 3:2 दे रखा है, ठीक है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल 80 हो जाता है। तो मान लेते हैं क्या, इनका आयु का योगफल 3 2 5x है ना, और कितना 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्ष ए में भी बढ़ेंगे और 10 वर्ष बी में, तो यानी कि ये 20 टोटल। तो ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। तो यहाँ से 5x कितना आ जाएगा, 60। 5 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो अब ये कह रहा है क्या कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसको भी 12 गुना कर लीजिए, इसको भी 12 गुना कर लीजिए, तो आ जाएगा हमारा ये 24 और 36। तो 36 24 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक डॉक्टर ने 3,825 रुपए उधार लिए और वह 2 समान वार्षिक किस्तों पे पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि सालाना लग रहा है उसकी वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 4% का मतलब क्या होता है, एक का ब्याज 25 पे, तो यानी पहले साल अगर उसने 25 लिए तो उसको 26 देने थे। दूसरे साल की अगर, और यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है तो दूसरे साल में स्क्वायर हो जाता है क्योंकि यहाँ ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको बराबर करने के लिए 26 से गुना कर लेंगे, इसको भी हम 26 से गुना कर लेंगे। तो 25 को जब हम 26 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 650, 25 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 625। तो जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1275। इस 1275 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3,825, यानी इतना पैसा उसने उधार लिया। 1275 की वैल्यू 3,825 दे रखी है तो ये सीधा सीधा 3 गुना, तो यानी कि इस 26 स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 गुना। तो 26 स्क्वायर का मतलब कितना होता है 676। इसको भी 3 से गुना कर लेंगे क्योंकि देखिए दोनों ही इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो ये 18 हो जाएगा, 21 और एक ये 22 हो जाएगा, 6 18 19 20, तो 2,028 रुपए की उसकी किस्त बनेगी, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सालाना जो 2 साल तक देके वो 3,825 रुपए डॉक्टर जो है अपना कर्जा उतार देगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर समझने में दिक्कत आई है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दोबारा समझे और वीडियो जरूर देखिए, दोबारा से देखिए, आपको समझ जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके अंदर देखिए 2 संख्याओं का योगफल 36 दे दिया है और उनका एचसीएफ 4 दे दिया। मान लेते हैं एक संख्या 4x हो गई, दूसरी संख्या 4y होगी। अब इनका जो योगफल यानी कि जो जोड़ है वो कितना दे दिया हमको 36। तो ये 4 से दोनों साइड कॉमन ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ऐसे कितने संख्याओं के युग्म हैं जो संभव है, तो पेयर बताना है। देखिए यहाँ पे x और y जो है प्राइम नंबर, को प्राइम होते हैं अपने आप में, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना, कॉमन फैक्टर आपस में नहीं होना चाहिए। तो 9 का अगर हम देखें 1 और 8 तो इनमें आपस में कोई फैक्टर नहीं है। अब दूसरा देखें हम 2 और 7, इसमें भी आपस में कोई फैक्टर नहीं है। तीसरा देखें अगर हम 3 और 6 तो इसके अंदर 3 कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता। अब दूसरा देखते हैं 5 और 4, इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है, ये हो जाएगा। बस यही 3 ऐसे नंबर हैं, पेयर हैं जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसे पेयर नहीं बनेगा जो कि प्राइम को प्राइम हो आपस में और उनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया, 3 पेयर ही पॉसिबल है। तो ये इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपने भी इसका सही आंसर 3 ही लगाया होगा क्योंकि इसके अंदर लोग गलती कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई इस वाले सेकंड वाली ही लाइन से आ जाएगी, पहली लाइन तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। देखिए अगर वो एक आदमी को, पोल को, झाड़ को या फिर किसी भी पतली सी चीज को अगर हम बोले अगर वो क्रॉस करती है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्चुअल में अपनी ही डिस्टेंस यानी अपनी ही लंबाई को, वो दूरी को तय करती है। तो ये लंबाई जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो लंबाई डिस्टेंस हो गई। अब स्पीड क्या होगी, तुलनात्मक स्पीड होगी। दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो उसके बाद इतना विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई स्पीड जाती है तो वो ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो माइनस हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड 23.6 है और आदमी की स्पीड 12.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड की बात, मीटर में बात हो रही है तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से इंटू कर लेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, टाइम ले रही है वो कितना 11 सेकंड। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 4 10 हो जाएगा और एक ये कितना हो गया 24, 4 2 6, 2 और 1 3, तो ये हमारा आ गया 36। ठीक है, 5/18 इंटू 11, 18 से ये 2 बारी में चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 11 110। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 110 मीटर, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। पहली लाइन से हमें कोई लेने देने का नहीं था, वो कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है 24, 48 और 60 में से जो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 24, 48 और 60 से डिवाइड हो गया तो इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 24, 48, 60 का एलसीएम 240 होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वह एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्थित करे
तो न्यूनतम सैनिक की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कम से कम कितने सैनिक उसे चाहिए होंगे। देखिए वो सैनिक जितने भी होंगे वो 12, 15, 16 और 18 से विभाजित होंगे। वो नंबर जो होगा वो 12, 16, 15 से विभाजित होगा। तो सबसे छोटे से छोटे अगर हम देखें सी की अगर हम बात करें तो ये 12 से एक बारी में चला गया और ये 60, 12 से चला गया, ये 15 से एक बारी में चला जाएगा, 15 से भी चला गया, ये 16 से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब सी नहीं है। अगला दूसरा नंबर देखें हम 900, 900 को अगर हम 12 से देखें तो 84 12 से चला गया। 15 से अगर हम देखें तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 15 से ये 6 बारी में। 16 से अगर हम ये देखें तो 16 से नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगर हम जो सबसे छोटी संख्या देखें तो वो क्या है, 12 से ये डिवाइड हो रहा है, ये 15 से भी हो रहा है, 15 से, और ये 16 से तो 90 बारी में जा रहा है, और 18 से ये कितनी बारी में जा रहा है, ये 18 से हमारा 9 बारी में जा रहा है ना। नहीं, ये 18 से हमारा कितनी बारी में जा रहा है, ये 18 से हमारा 9 बारी में ही, 18 से हमारा 8 बारी में जा रहा है। तो इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन जो है बी सही होगा, जो कि 12, 15, 16 और 18 से जाएगा। देखिए जा तो ये भी रहा है, लेकिन ये कह रहा है मिनिमम, कम से कम। तो 3600 से छोटा नंबर तो 1240 है, तो इसमें हमें छोटे से छोटा नंबर ही देखना है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या आया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने कितनी बार बताया, अभी भी इसका क्वेश्चन आया था, पहले इसमें भी बताया था कि जो पेड़ को, पोल को या फिर आदमी को या ट्रेन के कंपैरिजन में जो बहुत छोटी सी चीज है उसको क्रॉस करती है, तो ट्रेन एक्चुअल में अपना डिस्टेंस यानी कि एल डिस्टेंस जो उसकी लेंथ होती है वही ट्रेवल वो करती है, वही दूरी तय करती है। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस जो हो जाता है वो स्पीड इंटू टी। अब यहाँ पे आदमी चल रहा है तो स्पीड यहाँ पे तुलनात्मक होगी, यानी कि यहाँ पे स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में अगर हम देखें कि स्पीड कितनी है आदमी की, वो है 6, तो मान लेते हैं स्पीड कितनी होगी ट्रेन की x, उसमें से 6 की स्पीड गई। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से कर लेते हैं, और वो 11 सेकंड में क्रॉस करता है। दूसरी बारी में स्पीड कितनी है ट्रेन की, वो भी x मान लेते हैं, और आदमी की स्पीड 5 है, इसको भी मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से कर लेते हैं, और 10 सेकंड में वो क्रॉस कर रहा है। वैसे ये 5/18 दोनों साइड कट जाता है, तो हमें एग्जाम में नहीं लिखना, यहाँ समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये 11x हो जाएगा, ये 66, यहाँ पे ये 10x हो जाएगा, यहाँ ये 50। तो जब ये 10x इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, 66 इधर चले जाएगा तो 16। तो यानी ट्रेन की स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण वह 165 दिन में पूरा किया जाता है कार्य। तो प्रारंभ में मजदूर कितने थे वो बताना। देखिए ये MDH वाला फॉर्मूला, M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। अब यहाँ पे देखिए कितने आदमी काम कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन वो 150 दिनों तक काम करते हैं। यदि इसी आदमियों में से 15 आदमी कम हो जाए तो ये काम कितने दिन तक चलता है, 165 दिनों तक चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखिए ये 15 से ये 10 बारी में चला जाएगा, 15 से ये एक बारी में, और 15 से ये एक बारी में। तो यहाँ ये 10x हो गया, 11x, और ये 55 और ये 165। तो देखिए ये 165 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो गया, 10x इधर आ जाएगा तो माइनस, 11x में से 10x किया तो 1x, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 165। तो शुरुआत में कितने आदमी रहे होंगे, 165 आदमी रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 165। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए ने बी को 10% वार्षिक की 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए उधार दिए। 5 वर्षों के बाद बी ने बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 रुपए और एक घड़ी लौटाता है, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात करना। तो देखिए अगर 30,000 रुपए लिए उसने, ठीक है, तो उसने दिया कितना, 40,000 रुपए प्लस एक वॉच दी उसने, है ना, एक वॉच। अब साधारण ब्याज की बात करें, हम मान लेते हैं 30,000 रुपए है, ठीक है ना, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल तक उसने लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आना चाहिए। तो देखिए ये 100 से 100 ये 2 जीरो चला जाएगा, तो ये 5 या 15 हो गया, 2 और 1 ये 3, ठीक है, 3 ये हो गया। तो उसका ब्याज कितना बनता है, 15,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज दिया उसने सिर्फ और सिर्फ 10,000,
तो यानी कि 5,000 रुपए जो इसका डिफरेंस आया, इस 5,000 रुपए के बदले उसने क्या करा, एक घड़ी चिपका दी। तो इस घड़ी का दाम उसने कितना लगा लिया, 5,000। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन था वो आज की शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी ये रहे, और 10 दिन में किसी कार्य को करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन के अंदर करते हैं। सी और ए जो है उसी कार्य को 12 दिन के अंदर करते हैं। अब क्या काम करते हैं ये नहीं पता, तो इसी को मान लेते हैं कि वो क्या काम करते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाता है 10, 15 और 12 का 60। तो ये 60 यूनिट का काम करते हैं। तो 10 से ये 6 बारी में, 15 से 4 बारी में, 12 से ये 5 बारी में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो 2 बारी ये सब आ जाएंगे, ए बी सी। ये कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। तो यानी कि ए बी सी तीनों को अगर हम मिला ले तो उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15/2। तो हमें यही निकालना है, तीनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 60 यूनिट का काम 15/2। तो ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से ये 4 बारी में चला गया, 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन के अंदर ये तीनों मिलकर इस काम को कर लेंगे, जो कि डी इसका सही उत्तर था। ये था आखिरी क्वेश्चन जो 30 अगस्त को हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मैथ्स का था। अब मिलते हैं अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस, अगली शिफ्ट के मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।